ऐसे पेशेंट्स ठीक किए जो कि लाइलाज बोला गया है। तो मीडिया, ओपन टू द मीडिया, आप अपने सवाल जो मीडिया से आए हैं, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स, वो अपने सवाल। हेलो सर, कहाँ पे आप? यहाँ सामने। मैं प्रज्ञा, नेशनल खबर से। ओके जी, मेरा सवाल सर। भाई शांत रहो यार। प्लीज मेंटेन साइलेंस। मेरा जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है सर कि अभी हमने तमाम पेशेंट्स यहाँ पर देखे, ऑटिज्म के पेशेंट्स देखे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, लेकिन नेचुरोपैथी की बात हो, एलोपैथी की आयुर्वेद की बात हो, तो इसमें ज़्यादातर ये कहा जाता है कि इसमें इमरजेंसी हैंडल नहीं हो सकती है, लॉन्ग टर्म चलने वाला ट्रीटमेंट है। आप इस पर क्या कहेंगे? और नेचुरोपैथी में या आयुर्वेद में या आपके पास क्या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं इस चीज़ के इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए? तो आपका सवाल ये है कि आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में इमरजेंसी हैंडल नहीं हो सकता। जी जी। तो इमरजेंसी हैंडल किस चीज़ में हो सकता है? एलोपैथ में ज़्यादातर। आपका सवाल ये है कि आपका सवाल शुरुआती आप इससे कर रहे हैं कि एलोपैथ में हो सकता है हैंडल और आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में नहीं हो सकता। जी। ये सवाल मेरा भी आप सभी से है। आपको क्यों लगता है कि एलोपैथ में हो सकता है? तो किस चीज़ में हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मान लो रोड में एक्सीडेंट होता है, राइट, और पेशेंट, वो विक्टिम जो है, उसको चोट लग गई, इतना ओवर ब्लीडिंग हो गई, 2-3 लीटर तो खून ही निकल गया, तो उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा और वो बेहोश हो जाएगा। उसकी सिर फट गया है, उसके पैरों में चोटें हैं जिससे खून निकल रहा है, 1.5-2 लीटर निकल गया है। इसी को इमरजेंसी बोल रहे हैं आप? जी। ये इमरजेंसी सिचुएशन है। और ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आपका जो सवाल है कि भाई एलोपैथी में तो इलाज है, आपके पास क्या है? ऐसे में पेशेंट एलोपैथी में जाएंगे, है ना? तब आप क्या कुछ कर लेंगे? तब पेशेंट जाते हैं, लेकिन जाने के बाद कितने लोग जिंदा रहते हैं, ये सवाल आपने कभी पूछा, कभी देखा? कभी सुनने में ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मेरा जवाब आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी तक का जो ऑब्जर्वेशन स्टडीज है पूरे दुनिया की, जो लेजिटिमेट जर्नल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये देखा गया है कि जब इस स्थिति में, जो स्थिति मैंने अभी आपको बताई, परिस्थिति समझ गए ना, कि पेशेंट को टक्कर हुआ और वो, उसको चोटें लगी, उसका सिर फट गया, ब्लीडिंग हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, वो तो बेहोशी हो गया। अब उसको उठा के ले कहाँ जाएं? आपका जो ऑब्वियस ये कि एलोपैथी में ले जाएंगे। तो क्यों ले जाएं? क्योंकि हमें लगता है कि उससे बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ बच ही जाएगा, यही है ना। लेकिन क्या आपने देखा है, अगर ले गए और नहीं ले जा पाए, किसके बचने के चांस ज़्यादा होगा? इस पे कई सारी स्टडीज हुई हैं। हमारे देश में तो अगर एम्बुलेंस आता ही 1-2 घंटे बाद, तब तक जो होना है हो ही जाएगा, है ना, वो तो छोड़ ही दो। लेकिन ऐसे देश हैं जहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिमिट है 8 मिनट के अंदर आपको एम्बुलेंस, मतलब इस तरह से पोजीशन है जैसे आप यहाँ पे हुआ ना, कौन सा ब्लिंकिट, तो वहाँ पे वही है कि 8 मिनट में किसी भी कोने में देश के जो एडवांस कंट्री है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाती है तो द विक्टिम हैज टू बी इन द हॉस्पिटल इन आईसीयू, मतलब तो हो ही जाना चाहिए। ऐसा उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो वो उन लोगों ने जब भी, और बहुत रिसेंट वाले भी हैं मेरे पास जर्नल में, कि भाई जब नहीं ले जा पाए या बहुत लेट ले जा पाए इन कंपैरिजन टू जब जल्दी ले जा पाए, तो ये देखा गया है कि जब जल्दी पेशेंट को ले जाते हैं, विक्टिम को, इन दिस केस इंजर्ड विक्टिम को, जिनका ब्लड लॉस हो गया, तो उनके मरने के चांसेस उल्टा और बढ़ जाते हैं। इट मस्ट बी शॉकिंग टू यू। लेकिन बढ़ क्यों जाते हैं, इस पे इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि जब ले जाते हैं तो वो बेहोश पड़ा होता है, उसके एयरवे को फ्री करने के लिए इंट्यूबेशन करते हैं। ये इंट्यूबेशन का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस इटसेल्फ इस तरह से बैलूनिंग है, कुछ देर के लिए उसकी सांसें रुक जाएगी। एक तो पहले ही सांसें कम आ रही, कुछ देर के लिए रुक देंगे तो वो एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, तो आईवी फ्लूइड चढ़ाते ही पूरा होमोस्टेसिस ऑलरेडी बिगड़ जाता है। जब ब्लड लॉस हो रहा है तो बॉडी एक इमरजेंसी मोड में आ जाता है, जिसे फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम बोलते हैं, और बॉडी अपने जो क्रूशियल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, सारा खून वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करता है, और बाकी उतने क्रूशियल ऑर्गन जो नहीं है तो उसमें थोड़ा कम खून भी चल जाएगा। जैसे पैर है, हाथ है, तो मतलब अगर हाथ में खून थोड़ा कम भी चला गया तो मरने नहीं वाला इंसान।
लेकिन जैसे आईवी फ्लूइड लगाते हैं तो वो जो बॉडी का जो इमरजेंसी सिस्टम काम कर रहा है उस इंसान को जिंदा रखने के लिए वो स्विच ऑफ हो गया। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि आईवी फ्लूइड इटसेल्फ कैन बी अ रीजन फॉर द पर्सन जो अदरवाइज जिंदा रह जाता, इन स्पाइट ऑफ द ब्लड लॉस वो जिंदा नहीं भी रह सकता है। तो इस तरह से जो इमरजेंसी में 2-4 चीजें की जाती हैं, तो जैसे मान लो ऑक्सीजन से सिलेंडर लगाया जाता है, ये तीसरी चीज कर देते हैं, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से वो इंसान को बचाना और मुश्किल हो जाता है। ये मैं तो बोल ही रहा हूँ खैर, लेकिन ये जर्नल का रिपोर्ट है। पहली बात तो आपके जो सवाल का पहला पार्ट बता दीजिए कि एलोपैथी में ले जा सकते हैं इसलिए क्योंकि वो ज्यादा हैं यहाँ पे। अगर कोई आयुर्वेद में ले जाना भी चाहेगा तो है ही नहीं ना, क्योंकि वो है नहीं तो लेके कैसे जाओगे आप, है ना। तो यहाँ का जो परिस्थिति ऐसी बनाई हुई है कि 99% ऑफ द बजट इज फॉर एलोपैथी, तो जाहिर सी बात है वो चीज हर जगह होगी। तो आप कुछ कर रहे हैं इस चीज के लिए? हाँ, अब आते हैं हमारे इस पे, हम ये कर रहे हैं कि हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट एंड पेन मैनेजमेंट, इस पे हमने अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। आप में से कुछ लोग तो यहाँ पार्टिसिपेंट भी आए हैं, ये बस है ना, और ऑनगोइंग है अभी ये। और ये ट्रेनिंग जो सेंटर है हमारा डॉक्टर BRC मेडिकल एकेडमी, ये समाल खां में है। समाल खां के इस ट्रेनिंग सेंटर के जो चेयरमैन है विनोद बंसल जी। बड़े बड़े दिखने वाले जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं उनके आसान उपाय। तो यहाँ पे विनोद बंसल जी हैं और यही चेयरमैन है उस ट्रेनिंग सेंटर का। थैंक यू सर। तो ये शुरू किया है, और रहा सवाल जो आपके दिमाग में डाउट है, सभी के दिमाग में, क्या इमरजेंसी हैंडल हो सकती है, आप कभी ट्रेनिंग सेंटर आके देखिए कि अलग अलग तरह से अगर कोई बेहोश हो जाता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, किसी को चोटें लग जाती है, किसी को सांसें नहीं आ रही हैं, किसी का सिर फूट जाता है, ये सब होगा। किसी को सीजर आ गया, फिट्स आ गया तो एलोपैथी वाले क्या करेंगे, वो इंतजार करेंगे कब खत्म हो। लेकिन हम क्या करेंगे, आप कोई भी तीखी चीज उसको जैसे सुनाएंगे फिट वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा, इट हैज टू हॉल्ट। तो इतना ही तो बताना है। एलोपैथी वाला इंतजार करेंगे तो फिर जब खत्म होगा तब हम देखेंगे, हम तीखी चीज सुना देंगे और हॉल्ट हो जाएगा उसी वक्त। तो इस तरह से बड़े दिखने, जैसे मान लो कोई हार्ट अटैक होगा तो क्या करेंगे, उसी वक्त उसको अदरक चबाने को बोलेंगे, एंजाइना पेन धीरे धीरे कम होता है। दीज आर ऑल एविडेंस बेस्ड, है ना। इस तरह से हमने पूरे 52 अलग अलग मेडिकल कंडीशन के इमीडिएट प्रोटोकॉल हमने बनाया जो इमीडिएटली। और रहा सवाल ये कितना इफेक्टिव होगा, उसका एक नमूना मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको हैरानी होगी। डॉक्टर अंतिम जैन यहाँ पे हैं, बाहर गए, ठीक है, आने दीजिए। हाँ, तो खैर आने दीजिए उनको, फिर इसको आप बात करेंगे हम कि ऐसे ऐसे इमरजेंसीज हैं जो एलोपैथी वाले कभी सोच नहीं सकते। और वो सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ, जैसा कि लोग भी समझ रहे हैं और लोगों को समझ भी आने लग गया है। मेरा नाम राजेश आर्य, मैं बड़ी चलो न्यूज़ से हूँ। ऐसा लगने लगा है एलोपैथी लॉबी से आपका 36 का आंकड़ा हो गया है। इतनी बड़ी लॉबी है कि अच्छे खासे लोगों को इस लॉबी से पंगा लेने में डर लगता है। आपके ऊपर सुना है कई बार केसेस भी हुए हैं, आपको ये डर क्यों नहीं है? क्यों आप इस लॉबी से लगातार इस तरह का पंगा ले रहे हैं? देखिए, आपने दो आपने केसेस देखे, दोनों अलग अलग केसेस हैं और दिखने में ऐसा लगेगा, अभी भी किसी से पूछेंगे और उन्हीं हॉस्पिटल में जाएंगे, चाहे आशी को लेके जाएं चाहे प्रज्ञा को लेके जाएं, अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ही नहीं। तो इनका नाम मैंने दिया मॉडर्न चाचा। ऐसे कुछ मॉडर्न चाचा से मैं मिलाता हूँ और उनकी हरकतों से मिलाता हूँ। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान पेरेंट्स का हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? उन बच्चों की हो रही जिनकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है। चाहे बीमारियाँ अलग अलग दिखती हैं, एक जेनेटिक बीमारी वो भी रेयर, और एक ऑटोइम्यून डिजीज़। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपने देखी कि दोनों ने सेम ही किया, अलग अलग नहीं किया। दोनों का इलाज अलग अलग नहीं था। इन दोनों पेरेंट्स ने जो बोला वही DIP डाइट बोला, वही टाइम वाइज मेडिसिन बोला, जो सारा कुछ आप तो सारे कोर्स करके आए हैं तो आपको ऑलरेडी पता है। तो अलग अलग बीमारी की ये कोई ज़रूरी नहीं कि अलग अलग इलाज हो। इलाज सेम ही हो सकता है और वो मुफ्त में हो सकता है और वो घर बैठे ही हो सकता है। तो ऐसे में ये जो इलाज है जो कि बड़ा सिंपल है, और अभी तो इंटरनेट का ज़माना है और इस तरह के हमारे हज़ारों पेशेंट्स हैं जो लोगों तक इस तरह के वीडियोस जाते हैं। इन्हीं तरह के वीडियोस को देख के ये पेरेंट्स भी आए। इन पेरेंट्स से पहले भी कई सारे पेरेंट्स ने अपना इस तरह के टेस्टिमोनियल डाला, उनको देख के इनको विश्वास हो तो यहाँ है। तो अगर इन पेरेंट्स तक वो वीडियोस पहुँच रहे हैं तो क्या उस मॉडर्न चाचा तक ये वीडियो नहीं पहुँच रहा होगा?
लेकिन उनकी आंखें बंद हैं क्योंकि उनका मकसद वो नहीं है जो ये मकसद एक पेशेंट का है। पेशेंट का मकसद सिर्फ इतना कि मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन वही मकसद जब तक अलाइन नहीं होगा उस डॉक्टर के साथ तब तक वो इलाज नहीं होगा। इलाज के नाम पे हो सकता है व्यापार हो। तो खैर अभी मैं आपको कुछ ऐसे मॉडर्न चाचा कैसे दिखते हैं उनसे मैं मिलाने जा रहा हूँ, उनको दिखाने जा रहा हूँ। आगे देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आप में से कुछ लोगों ने देखा ये वीडियो सोशल मीडिया पे? हाँ, ये अभी का है, पिछले हफ्ते का है, जौनपुर का है। और ये आप देख रहे हैं, ये भगवान का हेल्थ चेकअप हो रहा है। हार्ट बीट देख रहे हैं, लंग्स की कंडीशन देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद बोलेंगे यूरिन टेस्ट टूल भी करना है ना। तो लिटरली आप देख रहे हैं कि ये भगवान का डायग्नोस्टिक्स हो रहा है, ऑस्कल्टेशन हो रहा है। और अंत में इन्होंने रिपोर्ट भी जारी की। वो रिपोर्ट ये था कि सारे भगवान फिट हैं, हेल्दी हैं, है ना। आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैंने वीडियो स्पेशली आपको दिखा रहा हूँ। तो सवाल ये है, जो आप देख रहे हैं वो रबर ट्यूब जो एक डॉक्टर बड़े ही गर्व के साथ अपने गले में लटकाते हैं। अगर कोई टीवी इंटरव्यू देते हैं तो भी लटकाते हैं, कोई रील बनाते हैं तो भी लटकाते हैं, और अब तो मंदिर में भी ले ही आए, आपके सामने ही है। ठीक है, तो ये जो रबर ट्यूब है, ये जो स्टेथोस्कोप है, इसकी कहानी थोड़ी समझनी पड़ेगी। बिकॉज मॉडर्न मेडिसिन का सबसे पहला डायग्नोस्टिक टूल यही है जो तब से लेके अभी तक अनक्वेश्चनेबली एक्सेप्टेड है। एक पेशेंट जब एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर स्टेथोस्कोप से ऐसा ही कुछ करता है तो पेशेंट को लगता है मेरी जांच हो गई है, कोई सवाल नहीं, जो भी डॉक्टर ने जांच की स्टेथोस्कोप से वो सटीक ही होगा, और उसके आधार पे जो दवाई दी है या जो भी इलाज कर रहे हैं या करेंगे वो ठीक ही होगा। ये मान ही लिया हमने, है ना। और जब तक डॉक्टर को स्टेथोस्कोप लगा के इस तरह से जांच नहीं करता है तब तक पेशेंट को सेटिस्फैक्शन नहीं होता, बिकॉज पेशेंट का पूरा फेथ उस स्टेथोस्कोप पे है। पिछले 210 साल में जब ये स्टेथोस्कोप इन्वेंट हुआ था तब से लेके अभी तक कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि इस स्टेथोस्कोप की एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी है भी कि नहीं। लेकिन आप सब तो एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, अपने क्लिनिक चलाते हैं, तो यहाँ पे इस मुद्दे को उठाना ज़रूरी है जिसको बेसिस बना के विच इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डायग्नोसिस, जो कि हर तरह की अधिकतर तरह की बीमारी में पहला लाइन ऑफ डायग्नोसिस ही स्टेथोस्कोप से शुरू होता है। उस पर कितना फेथ किया जा सके, इसकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, किसी भी डायग्नोस्टिक टूल की एक्यूरेसी कितनी है जानना ज़रूरी है। कि वो डायग्नोस्टिक टूल तभी कराएगा जब वो एक्यूरेट होगा, कुछ हद तक एक्यूरेट होगा। कई बार वो थोड़ा बहुत इनएक्यूरेट भी हो सकता है, लेकिन चलो काफ़ी हद तक ये सही जवाब दे दे, काफ़ी हद तक वो सही पड़ताल कर ले, तो उसको एज ए डायग्नोस्टिक टूल का दर्जा दिया जाता है। तो ये एक्यूरेसी कैसे पता करते हैं ये हम समझते हैं। मान लीजिए एक कमरा है और इस कमरे में 100 प्रेग्नेंट वुमेन हैं, 100 प्रेग्नेंट महिलाएं एक कमरे में हैं, और आपको डायग्नोसिस करना है कि इनके बच्चे जो होंगे वो लड़का होगी कि लड़की होगी, है ना। ये डायग्नोस करना है आपको, और आपके पास डायग्नोस्टिक टूल है ये कॉइन। तो आप एक एक को बुलाते हैं और कॉइन टॉस करते हैं, मनी मन सोचते हैं हेड आएगा तो इनका लड़का होगा, हेड और टेल आएगी तो लड़की होगी, और अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस करते हैं। अच्छा आपका नाम क्या है? मीना देवी जी। कॉइन टॉस किया, इनका तो टेल आ गया, आपकी लड़की होगी, वो लिख के चले जाते हैं 100 के 100, राइट। अब आप बताइए क्या चांसेस हैं, कितने प्रतिशत ऑन एवरेज चांसेस हैं कि आपने जो बताया वो सही निकलेगा? 50% सही निकलेगा ना, है ना। यानी कि उन 100 में से 50 लोग या वही महिलाएं आएंगी, डॉक्टर साहब आपका डायग्नोसिस बिल्कुल सही था, मेरी तो बेटी हुई है, ये मेरा तो बेटा हुआ है ना। तो लेकिन क्या हम कॉइन टॉस को कॉइन को डायग्नोस्टिक टूल मान लें? नहीं मान सकते, क्योंकि ये रैंडम है, हमें पता है। तो जो चीज़ रैंडम होती है उसमें भी एक्यूरेसी 50% की तो है ना। जब भी आंसर यस और नो में देना है, देयर इज अ चांसेस कि आपने रैंडमली जो भी आंसर दिया, बहुत चांसेस 50% चांसेस वो करेक्ट होगा ही होगा, 50% तो है। तो इसका मतलब है कि कोई भी डायग्नोस्टिक टूल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट डायग्नोस्टिक टूल की तरह तभी माना जा सकता है जब उसकी एक्यूरेसी कम से कम कॉइन टॉस से तो ज़्यादा हो, इजंट इट, है ना। तो इसी टेस्ट को बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द डायग्नोस्टिक टूल। ये जो एक्यूरेसी है, इसका मतलब कॉइन टॉस की सेंसिटिविटी कितनी हुई?
50%, यानी कि 100 लोगों को डायग्नोस करेंगे तो 50 का तो आंसर करेक्ट दे ही देगा, 50 का गलत भी दे सकता है ना। तो द सेंसिटिविटी मेडिकल टर्म में ऑफ द कॉइन एज ए डायग्नोस्टिक टूल इज 50%। अब कोई नया डायग्नोस्टिक टूल आता है किसी एक डायग्नोसिस के लिए, तो और एग्जिस्टिंग वाला जो होता है पहले से जिसको यूज़ करते हैं उससे उसकी तुलना करके देखते हैं। नया वाले को हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जो पहले वाले से बेटर होगा, है ना। कॉइन पहले आया कि स्टेथोस्कोप पहले आया दुनिया में? हाँ, तो उसके बाद आया स्टेथोस्कोप, तो इसका तो 50% है और कोई नई चीज़ आएगी तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी इसको मान्यता मिलेगी ये डायग्नोस्टिक टूल है। तो खैर अब इसको थोड़ा समझते हैं, साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए क्विज करने जा रहे हैं। इस क्विज के लिए आप सबको इनाम भी मिलेगा अगर आप करेक्ट जवाब दें, लेकिन करेक्ट जवाब देने के लिए कॉइन का इस्तेमाल मत कीजिए मोस्ट लाइकली, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी 3 ऑप्शंस हैं और 3 ऑप्शंस हैं तो आप कॉइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए 2 ही ऑप्शन हैं। पहला सवाल, आपके आई कार्ड में एक क्विज का छोटा सा पर्चा होगा, निकालिए उसको। रूल ये है कि जो भी आंसर आपको ठीक लगेगा उसको वहाँ लिखना है। सवाल मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ 100 पेशेंट विद निमोनिया प्रेजेंट टू ए क्लिनिक, व्हाट परसेंटेज वुड बी करेक्टली डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन द स्टेथोस्कोप एग्जामिनेशन। अगर 100 पेशेंट आते हैं क्लिनिक में और सभी को निमोनिया है, फीवर है, उसको कफ है, उसको चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जब हैवी ब्रीथिंग करते हैं तो चेस्ट में पेन होता है, ये सारे सिम्टम्स हैं। तो इन सिम्टम के साथ 100 के 100 पेशेंट को निमोनिया है और डॉक्टर को स्टेथोस्कोप थमा दिया जाता है। उसको होता ही है कि ये स्टेथोस्कोप के बेसिस पर आप जांच करके बताओ कि इन 100 में से कितने परसेंट को निमोनिया बेस्ड ऑन द स्टेथोस्कोप। तो क्या लगता है स्टेथोस्कोप की एक्यूरेसी निमोनिया फाइंड करने में कितना होगा? 90% से बोलना नहीं, बोलना तो चीटिंग हो जाएगा, दूसरा इंसान सुन के वो पर्ची पकड़ा देगा। लिखना है, किसी को दिखाना भी नहीं आपने क्या लिखा है, ABC में से क्या है एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा होगी स्टेथोस्कोप की, 70% से ज़्यादा होगी या 40% से कम होगी। अच्छा, अगर 100 निमोनिया के पेशेंट हो और कॉइन टॉस से हम डायग्नोस करना है इनमें से कौन सा निमोनिया का पेशेंट है कि नहीं, असली में 100 के 100 हैं, तो एक्यूरेसी कितनी होगी? हाँ, तो इसका तो 50% तय है। अब इसकी जगह पे मैं स्टेथोस्कोप को यूज़ करूँगा टू डायग्नोस द सेम थिंग इस कॉन्टेक्स्ट में। तो आपके हाथ में एक क्विज पेपर है, आपने आंसर लिख दिया, टिक कर दिया। अब जिन्होंने टिक किया उनमें से देखते हैं पहले कौन हाथ खड़ा करते हैं। काफ़ी लोगों ने खड़ा किया, पहले तो हाथ आपने खड़ा किया, प्लीज़। हाँ हाँ, बोलना नहीं है, अपना पर्चा दिखाइए। हाँ, अशोक, पर्चे में क्या लिखा है? और आप? और आप? नहीं, पहला दूसरा आप खड़े रहिए और आप भी। ये 2 मुझे लगता है पहले इन्होंने हाथ रेस किया, ठीक है ना? हाँ, दीजिए। 3 लोग यहाँ पे, हालांकि बहुत लोगों ने हाथ रेस लिया, मैं ये भी देख रहा हूँ सबसे पहले कौन हाथ रेस करता है। तो तीनों का आंसर, या बाकी लोग भी सी बोल रहे हैं, क्या लगता है कि सी मतलब बुरा चल रहा है? अरे चाचा, मैं समय की बात ना कर रहा हूँ, जे घड़ी है तुम्हारे पास, टाइम बताओ, टाइम। बेटा घड़ी दिया और टाइम भी बताएंगे, पहले इसको पकड़ो, थोड़ा दूर हो जाओ, धूप आने, टाइम बताएंगे। घड़ी दिया, घड़ी निकाली, सीधे रखो यार बेटा, थोड़ा इधर रखो ऐसे। धूप इधर से आ रही है, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। बेटा टाइम करीब 11:15 से 11:30 के बीच में हो रहा है। अरे चाचा, लेकिन एक बात बताओ, अगर रात में समय पूछ तो फिर क्या करते? रात में समय पूछोगे तो मैं इस घड़ी से बता दूंगा। है? तो यहाँ पे आपने बेटे की जो सवाल है वो आपने देखा, इसको खोल देगा। और चाचा का जो इंटेंशन, चाचा का जो मकसद है वो भी आपने देखा। इनका मकसद था सिर्फ टाइम जानना, लेकिन चाचा का जो मकसद था वो अपनी हुनर बताना।
दोनों के दो अलग अलग मकसद थे, है ना। तो जब मकसद अलग अलग हो जाते हैं तो ही दिक्कत आती है। यहाँ तो खैर हार्मलेस था, बेटे को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन आज की तारीख में ऐसे मॉडर्न चाचा हैं बहुत सारे जो अपने इंटेंशन की वजह से, अपनी हुनर दिखाने की वजह से बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है उसका मकसद होता है ठीक होना, लेकिन एक डॉक्टर जब पेशेंट को देखता है क्या उसका मकसद होता है ठीक करना? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो ऐसे कुछ मॉडर्न चाचा से मैं आपको मिलाऊंगा जो जिनका इंटेंशन, जिनका मकसद वो नहीं है जिस मकसद से वो पेशेंट उसके पास गया है। ऐसे दो पेशेंट से मिलाता हूँ जो ऐसे मॉडर्न चाचा के पास गए थे और अब फिलहाल यहाँ पे हैं। प्रज्ञा और आशी हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा राउंड लेना पड़ेगा, तो पीछे हो जाओ, गोल कर दो, थोड़ा ऐसे वाइट। आशी, आप हैं आशी। ये प्रज्ञा आपके सामने है। बात है मार्च 2026 की, 2-4 महीने पहले की बात है। और प्रज्ञा अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे एक मॉडर्न चाचा के पास गए और जाने के बाद मॉडर्न चाचा ने प्रज्ञा को बोल दिया, इनके पेरेंट्स को बोल दिया कि बच्चे को तो डायबिटीज़ टाइप 1 है और ज़िंदगी भर इंसुलिन पे रहेंगे, ज़िंदगी भर, फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, ऐसे भी बोला था, है ना। ज़रा सोच के देखिए, ये तो ठीक होने गए थे ना, लेकिन चाचा अपना हुनर दिखाएंगे। चाचा का जो पर्पस, जो मकसद है, वो वही मकसद नहीं है जो पेशेंट का मकसद है। पेशेंट का मकसद कुछ और है, मुझे ठीक होने के लिए जा रहा हूँ, ये सोच के वो गया है। लेकिन वहाँ जो मॉडर्न चाचा है उसका मकसद कुछ और है। इंसुलिन की सेल बढ़े, हमारा भी मुनाफा बढ़े। वो कब बढ़ेगा? जब ये बच्चा लगातार कस्टमर बना रहेगा, जब तक कि बच्चे के अंदर जान है, तभी तो होगा ना। तो बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम का कोई आसान हल भी हो सकता है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले गांव के चाचा को कि आसानी से वो घड़ी देख के टाइम बता सकते थे, लेकिन घुमा फिरा के अपना हुनर दिखाने के लिए, क्योंकि उनका मकसद टाइम बताना नहीं था सिर्फ, उनका मकसद ये भी बताना था कि भाई मैं कुछ अलग हूँ, मैं आपसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, है ना। तो ठीक उसी तरह से इनके साथ हुआ। और पहले तो चुग हॉस्पिटल आप भिवानी गए 6 अप्रैल को, उसके बाद अप्रैल महीने में मेदांता हॉस्पिटल गए और वहाँ से 30 यूनिट इंसुलिन लेते थे। 30 यूनिट इंसुलिन की ज़िंदगी इनकी शुरू हो गई। आपका उम्र कितना है अभी? 10 ईयर्स, है ना। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th में पढ़ते हैं। 6th में पढ़ते हैं। 30 यूनिट इंसुलिन, माइक है। तो जो कहानी आपके मॉडर्न चाचा ने आपको बताई, थोड़ा सा अपना उस वक्त का, मार्च का, अप्रैल का, थोड़ा सा बताइए, अपने बारे में बताइए पहले। नमस्कार साथियों सभी को, मेरा नाम अभिषेक है, मैं भिवानी हरियाणा से हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ऐसे ही मेरे को यानी ज़िंदगी में अचानक ही एकदम से, यानी जो कहते हैं ना दुर्घटना, वो होगी। और वो दुर्घटना इतना भयानक रूप जब ले लेती है जब वो आपके बच्चों के साथ हो। तो ऐसे ही मैं मेरी बेटी को लेकर गया भिवानी में चुग के पास, तो उन्होंने इसको डायग्नोज किया तो डायबिटिक बताया, बोले आपकी बेटी डायबिटिक है। ऐसे ही यानी थोड़ा एक बार तो शब्द सुना मैंने, लेकिन ये लगा होगा चलो भाई थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, जैसे फीवर होता है वैसे होता है। लेकिन जैसे ही वो मेरे को बताते गए सारी चीज़ें,
तो वो यानी एक किस्म से लाइफ लॉन्ग के लिए ऐसे होगा कि भी आपको इंसुलिन पे रखना पड़ेगा इसको। तो ऐसे करते करते 6 दिन 7 दिन उन्होंने रखा हॉस्पिटल में एडमिट इसको। उसके बाद मैं ज़बरदस्ती छुट्टी लेके आया, आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो बोल रहे थे, वो पैनिक हो गए एकदम से। मैं बोला जी मैं सेकंड ओपिनियन लूँगा, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि भी इस तरीके से बच्ची को 10 साल की हो गई है, पहले बीच में कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब एकदम से ये क्या हुआ। तो वो पैनिक हो गए, बोले आप अपने आप को क्या समझते हो, मैंने इतनी मोटी किताबें पढ़ी हैं, ये यानी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम एलोपैथी के बारे में सुनते आ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये मेरा राइट है, मैं कहीं भी जाके अपने बच्चे को दिखा सकता हूँ, तो आप इमीडिएटली इसको डिस्चार्ज दें और मैं सेकंड ओपिनियन लूँगा। जैसे ही फिर मैंने 2 या 3 दिन इसको घर पे रखा, उसके बाद मैं फिर वही मेडिकल साइंस पे अंधा विश्वास, क्योंकि शुरू से हम भी एलोपैथी, ले बेटा ये है, ऐसे कर ले, डॉक्टर बनना है, ये करना है, ऐसे करके मैंने मेदांता में अपनी अपॉइंटमेंट बुक की बेटी की। तो फिर वहाँ लेके गया, उन्होंने इसका जो भी चार्ट दिया था वो सब फॉलो देख के 1 घंटे लगभग मैंने बात की वहाँ से डॉक्टर से। तो फिर उन्होंने भी मुझे यानी यही आंसर दिया कि भी आपको लाइफ लॉन्ग बेटी को इंसुलिन पे रखना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा कि भी देखो अभी छोटी है, डाइट फॉलो करेंगे, क्या पता छूट जाए। बोली नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आपको लाइफ लॉन्ग इसको लेना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, इसकी जो नाइट की जो बोलते हैं डोज, वो कभी भी नहीं मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये करते करते हमने, हमारी फैमिली ने अपना ही लिया लगभग कि भाई ऐसा ही करना पड़ेगा, जैसे भी है वो इस पे मेहनत करते हैं डाइट पे, या फिर जो भी इसकी यानी कम हो जाए यूनिट, ऐसे करते करते फिर मैं एक बीच में बात भूल गया। जो ये एडमिट थी, जब मेरे एक फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड, उन्होंने डॉक्टर BRC सर की यानी वीडियो भेजी, तो मैं उनको देखने लगा। ऐसे ही रात भर इनकी वीडियो मैंने खूब देखी। लेकिन फिर मेरे मन में भी देखो ये आया कि भाई क्या पता, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं, इनका भी ऐसा कुछ हो। देखो मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा ही कुछ हो, वहाँ जाएं और हो कुछ और बातें कुछ हो। ऐसे करते करते फिर भी मैं डरता रहा कि भाई कभी ऐसे जाएं और मेरे को रिस्पॉन्स ऐसा ही मिले जो 2-3 डॉक्टर से मिला है। ऐसे करते करते